अभी आ रहा है क्या वॉइस? ओके ओके ठीक है। तो फिर से यहां से स्टार्ट कर देते हैं फिर से एक बार। तो मैं बात कर रहा था आइसोमेरिज्म का, और आइसोमेरिज्म क्या होता है? आइसोमेरिज्म उसको बोलते हैं जहां पे क्या होता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है। तो पहला कंडीशन ही यही होता है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होना चाहिए, और मॉलिक्यूलर फार्मूला अगर सेम है तो फिर वहां पे हम लोग देखते हैं कि दोनों फार्मूले का केमिकल प्रॉपर्टी या तो फिजिकल प्रॉपर्टी दोनों सेम होने चाहिए या तो डिफरेंट होने चाहिए। ठीक है, या दोनों के दोनों डिफरेंट हो सकते हैं। ठीक है, सो इसको बोलते हैं हम लोग आइसोमेरिज्म। ठीक, सो आइसोमेरिज्म भी दो टाइप का होता है, एक होता है स्ट्रक्चरल आइसोमर और दूसरा होता है स्टीरियो आइसोमर। स्ट्रक्चरल आइसोमर इसको बोलते हैं जिसमें मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम हो बट दोनों के स्ट्रक्चर क्या हो, डिफरेंट हो। बट जो स्टीरियो आइसोमर होता है उसमें क्या होता है, दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला भी सेम होगा, स्ट्रक्चर भी सेम होगा, लेकिन ग्रुप्स या एटम्स का जो स्पेशियल अरेंजमेंट होता है स्पेस में वो क्या होगा, डिफरेंट डिफरेंट होगा। उसको बोलते हैं स्टीरियो आइसोमर। तो यहां पर जो अपना स्ट्रक्चरल आइसोमर होता है ये 6 टाइप के होते हैं। एक होता है, पहला होता है चेन आइसोमर, पोजीशन आइसोमर, रिंग चेन आइसोमर, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर, मेटामर और टाटोमेरिज्म। तो इसमें सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर बोलूं ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है तो टाटोमेरिज्म के बारे में ज्यादा ध्यान रखना है। अच्छे क्वेश्चन जो बनते हैं वो टाटोमेरिज्म में। और वहीं पे बात करें स्टीरियो आइसोमेरिज्म में, तो ये आपके दो टाइप के होते हैं, एक होता है कन्फिगरेशनल और दूसरा होता है कन्फर्मेशनल। और कन्फिगरेशनल भी दो टाइप के होते हैं, एक होता है जिमेट्रिकल और दूसरा होता है ऑप्टिकल। तो आपके सिलेबस में केवल हमको पढ़ना होता है जिमेट्रिकल आइसोमेरिज्म तक, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पढ़ते हैं 12th में। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और सबसे पहला बात करते हैं चैन आइसोमर क्या होता है, कि चैन आइसोमेरिज्म किसको बोलते हैं। तो सिंपल सा डेफिनेशन क्या है, ए कंपाउंड विच हैज द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, सेम फंक्शनल ग्रुप भी क्या होंगे, दोनों में सेम होंगे, बट डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ कार्बन चैन। जो कार्बन चैन होगा उसका डिफरेंट डिफरेंट अरेंजमेंट देखने को मिलेगा, या बोल सकते हैं कि पेरेंटल या साइड चेन जो होंगे वो डिफरेंट होंगे। जो उसके पेरेंटल बोले पेरेंट चेन जो होगा वो क्या होगा, डिफरेंट डिफरेंट देखने को मिलेगा। ठीक है, जैसे कि यहां पे बात कीजिए तो यहां पर आपका 1 2 3 4, तो यहां पर जो अपना कंपाउंड है उसमें पेरेंट चेन कितने कार्बन का है, 4 कार्बन का। जबकि यहां पे मैं बात करूं तो 1 2 3 कितने कार्बन का है, यहां पर ये 3 कार्बन का। दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, बट यहां पर डिफरेंट क्या है, दोनों का स्ट्रक्चर में क्या सेम है, दोनों के जो नंबर ऑफ कार्बन एटम है पेरेंट चेन में वो डिफरेंट है। इसमें पेरेंट चेन में 4 कार्बन है और जबकि इसमें 3 कार्बन है। तो ये दोनों एक दूसरे क्या है, चेन आइसोमर है। तो जब भी आपको चेक करना हो कि कंपाउंड में चेन आइसोमर है कि नहीं, तो चेक कर लीजिए कि जो पेरेंट चेन है, जो पेरेंट चेन है उसमें एक नंबर ऑफ कार्बन एटम क्या होने चाहिए, डिफरेंट डिफरेंट होने चाहिए। ठीक है, चलिए अब अगला बात करते हैं हम लोग पोजीशन आइसोमेरिज्म। पोजीशन आइसोमेरिज्म क्या होता है? इसमें क्या ध्यान रखना है कि जो पोजीशन होता है ग्रुप्स का वो डिफरेंट होता है। फंक्शनल ग्रुप भी सेम होंगे दोनों में, मॉलिक्यूलर फार्मूला भी सेम होगा, लेकिन जो ग्रुप्स का जो पोजीशन होगा दोनों में वो डिफरेंट डिफरेंट होगा। जैसे कि यहां पे बात करें, द कंपाउंड विच हैज द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, सेम फंक्शनल फार्मूला, सेम पेरेंट कार्बन चेन, और इसमें जो पेरेंट कार्बन चेन होंगे वो भी सेम होंगे। दोनों में पेरेंट चेन में आप कार्बन काउंट करोगे वो भी क्या होंगे, सेम होंगे। बट डिफरेंट क्या होगा, यहां पर डिफरेंट पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप और मल्टीपल बॉन्ड बोले तो डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड का जो पोजीशन होगा वो डिफरेंट डिफरेंट होगा। तो इस टाइप के जो कंपाउंड होते हैं या सब्स्टिट्यूएंट्स का पोजीशन डिफरेंट हो, इस टाइप के जो कंपाउंड्स होते हैं इनके बीच में जो रिलेशन होता है उसको बोलते हैं हम लोग फंक्शनल पोजीशन आइसोमर। जैसे यहां पर अगर चेक करें तो ये 1 2 3 4, यहां पर जो डबल बॉन्ड प्रेजेंट है वो फर्स्ट कार्बन पे अटैच है। और इसमें अगर बात करें तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, यहां पर जो डबल बॉन्ड प्रेजेंट है वो सेकेंड कार्बन पर प्रेजेंट है। और पेरेंट चेन में 4 कार्बन है और यहां पर भी पेरेंट चेन में 4 कार्बन है। तो दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, बिल्कुल सेम है, बट जो पोजीशन है डबल बॉन्ड का दोनों का वो डिफरेंट डिफरेंट है इसमें और इसमें। तो इस वजह से ये दोनों एक दूसरे क्या कहे जाएंगे, पोजीशन आइसोमर। ठीक है, तो अल्टीमेटली जब भी चेक करना हो क्वेश्चन में कि पोजीशन आइसोमर है कि नहीं, तो चेक कर लीजिए मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है क्या, चेक कर लीजिए क्या दोनों में नंबर ऑफ कार्बन एटम इन पेरेंट चेन सेम है क्या। पोजीशन डिफरेंट होगा तो क्या हो जाएंगे, फिर पोजीशन आइसोमर हो जाएंगे एक दूसरे के। ठीक है, जैसे यहां पर इस क्वेश्चन में देखिए क्या बोल रहा है, यहां पर इन दोनों कंपाउंड के बीच में क्या रिलेशन है ये हमको चेक करना है। ठीक है, तो यहां पे अगर आप बात करोगे तो ये हो गया 1 2 3 4। ठीक है, और यहां पर अगर बात करोगे तो 1 2
3। तो अगर आप ध्यान से देखो इन दोनों में, तो डबल बॉन्ड का जो पोजीशन है दोनों में बिल्कुल सेम है, यहाँ पे भी पहले पे है और यहाँ पर भी पहले पे है। लेकिन जो पेरेंट चेन है उसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम क्या है, डिफरेंट है। जो ब्रांचिंग है वो डिफरेंट है, एक में 4 कार्बन एटम है पेरेंट में और दूसरे में क्या है, 3 कार्बन है पेरेंट चेन में। तो इस तरीके से ये दोनों एक दूसरे क्या होंगे, चेन आइसोमर हो जाएंगे। ठीक है, अगला चेक करते हैं। यहां पे बोल रहा है एन प्रोपाइल अल्कोहल एंड आइसोप्रोपाइल अल्कोहल एक दूसरे के क्या होते हैं। तो मैं अगर एन प्रोपाइल अल्कोहल का स्ट्रक्चर बनाऊं तो कुछ इस तरीके से होगा। ठीक है, ये हो जाएगा अपना 1 2 3, ये हो जाएगा एन प्रोपाइल, नॉर्मल प्रोपाइल अल्कोहल और आइसोप्रोपाइल। आइसोप्रोपाइल बोले तो ये हो जाएगा अपना आइसोप्रोपाइल, ये हो जाएगा आइसोप्रोपाइल। ठीक है, अब यहां पे इन दोनों के बीच में कौन सा आइसोमर ये चेक करना है। तो नंबरिंग कर लेते हैं इनका 1 2 3। यहां पे नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3। तो इस वाले में जो OH ग्रुप है वो पहले कार्बन प्रेजेंट है, तो दूसरे वाले में जो OH ग्रुप है वो दूसरे कार्बन में प्रेजेंट है। दोनों में जो नंबर ऑफ कार्बन एटम है पेरेंट चेन में वो बिल्कुल सेम है, जो पोजीशन है OH ग्रुप का वो डिफरेंट है। यहां पर जो OH ग्रुप है वो पहले कार्बन पे अटैच है, जबकि यहां पर दोनों, यहां पर जो OH ग्रुप है वो सेकेंड कार्बन पे प्रेजेंट है। तो ये दोनों एक दूसरे क्या होंगे, पोजिशनल आइसोमर होंगे। क्यों? क्योंकि दोनों का पोजीशन जो है ग्रुप्स का वो क्या है, डिफरेंट है। मॉलिक्यूलर फार्मूला भी सेम है। इस तरीके से बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं मेटामेरिज्म। क्या बात करते हैं, मेटामेरिज्म क्या होता है। क्या लिखा हुआ है, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला तो बिल्कुल सेम होगा। बोल रहा है कि सेम पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप, और पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। पॉलीवेलेंट क्या होता है, जैसे अगर कोई एटम केवल एक ही बॉन्ड बनाया है उसको बोलते हैं मोनोवेलेंट एटम। अगर किसी एटम ने 2 बॉन्ड बनाता है तो उसको बोलते हैं डाइवेलेंट एटम। अगर कोई एटम 3 बॉन्ड बनाता है उसको बोलते हैं ट्राइवेलेंट एटम। और कोई अगर 4 बॉन्ड बनाता है उसको बोलते हैं टेट्रावेलेंट एटम। तो बोल रहा है पॉलीवेलेंट जो एटम्स होंगे, पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप जो होंगे, बट डिफरेंट अल्काइल ग्रुप अटैच टू द पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप। जो पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप होंगे उनमें जो अल्काइल ग्रुप्स होंगे वो डिफरेंट डिफरेंट होना चाहिए। तो बोलेंगे कि वो दोनों एक दूसरे के मेटामर्स हैं, मेटामेरिज्म दिखा रहे हैं एक दूसरे के साथ। जैसे यहां पर देखो पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप विच हैव मोर देन 1 वैलेंसी, जिसमें क्या हो, एक से ज्यादा वैलेंसी देखने को मिले। लेकिन यहां पर हमको मोनोवेलेंट के लिए तो नहीं होगा, डाइवेलेंट से स्टार्ट होगा। जैसे पे यहां पे देखो ये क्या है, अपना पॉलीवेलेंट है, यहां पर ये 2 बॉन्ड बना सकता है, ये भी अपना डाइवेलेंट है, ये भी अपना डाइवेलेंट है। ठीक है, तो यहां पर दोनों साइड जो ग्रुप्स होने चाहिए डिफरेंट होने चाहिए तो मेटामर होगा। इस साइड और इस साइड जो ग्रुप्स होने चाहिए, अल्काइल ग्रुप होने चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए। उसी तरीके से इधर साइड जो ग्रुप्स होने चाहिए, अल्काइल ग्रुप होने चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए। तो ये भी अपना क्या है, डाइवेलेंट है, ये भी अपना क्या है, डाइवेलेंट है, ये भी डाइवेलेंट है, ये ट्राइवेलेंट है, और ये क्या है, डाइवेलेंट है। ठीक है, ये इस तरीके से ये पूरा ग्रुप क्या होगा, सेम होगा, डाइवेलेंट है। और ये भी क्या है अपना, ये ट्राइवेलेंट होगा। ये क्या होगा, ट्राइवेलेंट होगा। तो ध्यान क्या रखना है कि यहां पर जो ग्रुप्स लगे होंगे वो डिफरेंट डिफरेंट होने चाहिए, तो उससे क्या बन जाएगा, अपना मेटामर्स का फॉर्मेशन हो जाएगा। ओके, चलिए इसके एग्जांपल देखिए। जैसे ये दोनों, एक जो एग्जांपल दिए गए, पहला एग्जांपल देखिए, तो ये अपना ईथर है, ये ईथर फंक्शनल ग्रुप है दोनों में। अब यहां पर देखिए इस साइड में कितने कार्बन है, 1 कार्बन है, और जबकि इस साइड देखिए तो 3 कार्बन है। और यहां पर देखेंगे तो ऑक्सीजन के इस साइड में 2 कार्बन है और यहां पर 2 कार्बन है, दोनों साइड। तो दोनों का जो फार्मूला है, मॉलिक्यूलर फार्मूला बिल्कुल सेम है, बट ऑक्सीजन के अराउंड जो अल्काइल ग्रुप है वो डिफरेंट है। यहां पर 1 कार्बन तो इधर 3 कार्बन, जबकि इधर 2 कार्बन तो इधर 2 कार्बन। तो दोनों का फार्मूला भी सेम है, बट दोनों का जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, डिफरेंट है। यहाँ पर जो अटैचमेंट है डिफरेंट डिफरेंट, वो ध्यान देना है। ठीक है, तो इस टाइप के जो फंक्शनल ग्रुप होते हैं, इस टाइप के जो आइसोमर होते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं मेटामर्स। यहां पर चेक कीजिए, NH के अराउंड यहां पर इधर 2 कार्बन है और इधर भी 2 कार्बन है। ठीक, बट इस वाले केस में देखेंगे तो NH के अराउंड इधर केवल 1 कार्बन है और जबकि इधर 3 कार्बन है। तो इस टाइप के जो आइसोमर होते हैं उसको बोलते हैं हम लोग मेटामर्स। उसी तरीके से इसमें चेक कीजिए, तो ये अपना NH हो गया, इसके अराउंड क्या है, इधर 1 कार्बन है और इस साइड में कितने हैं, 4 कार्बन है। ठीक, उसी प्रकार इसमें चेक करेंगे तो यहाँ पर NH के अराउंड इधर
2 कार्बन है और इधर कितने हैं 3 कार्बन है। तो बोले तो ये दोनों एक दूसरे क्या है मेटामर्स है। बस ध्यान कर रखना है कि दोनों साइड जो ग्रुप्स होने चाहिए वो डिफरेंट डिफरेंट होने चाहिए, तो एक दूसरे क्या बन जाएंगे मेटामर्स बन जाएंगे। उसी प्रकार यहाँ पर कार्बोनिल का राउंड देखिए, तो इधर केवल 1 कार्बन है और इधर कितने हैं 4 कार्बन है। और इधर अगर बात करें तो यहाँ पर कार्बोनिल का राउंड इधर 2 कार्बन है और इधर कितने हैं 3 कार्बन है। तो दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, केवल डिफरेंट क्या है कि कार्बोनिल का अराउंड जो कार्बन एटम्स हैं वो क्या है डिफरेंट डिफरेंट है। तो इस तरीके से अपना मेटामर्स का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बोल रहे हैं? सो यहाँ पे क्वेश्चंस है, क्या बोल रहा है ध्यान से देखिए, एक बार ट्राई कीजिए इसको खुद से। बताइए इसमें कौन सा आइसोमर है? तो ध्यान से अगर इन दोनों कंपाउंड को देखेंगे तो यहां पर सल्फर के अराउंड, सल्फर के अराउंड इधर क्या है 1 कार्बन है और इधर 2 कार्बन है। और इसमें भी अगर ध्यान से देखोगे तो सल्फर के अराउंड इधर कितने हैं 2 कार्बन है और इधर 1 कार्बन है। तो ध्यान से देखोगे तो दोनों क्या है आइडेंटिकल है, दोनों एक दूसरे का आइसोमर नहीं है, दोनों क्या है एक दूसरे का आइडेंटिकल है। तो यहां पर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मेटामरिज्म होने के लिए जो सल्फर के अराउंड नंबर ऑफ कार्बन एटम डिफरेंट होने चाहिए थे। ठीक, चलिए अब इसमें चेक कीजिए, बताइए। अब यहां पर हम लोग इसके अराउंड देखेंगे, एनहाइड्राइड है ये, तो यहां पे अगर आप चेक करो तो इसके अराउंड इधर 1 कार्बन है और इधर आपका बेंजीन है फिनाइल ग्रुप। और इसके अराउंड देखें तो यहां पर भी फिनाइल है बेंजीन और इधर क्या है अपना एक कार्बन है। तो इसका मतलब ये दोनों जो कंपाउंड है ये क्या है आइडेंटिकल है। मेटामेरिज्म होने के लिए दोनों जो ग्रुप के अराउंड क्या होना चाहिए, जो पॉलीवैलेंट ग्रुप है उसके अराउंड जो ग्रुप्स होने चाहिए, जो अल्काइल ग्रुप होना चाहिए वो डिफरेंट होना चाहिए। ठीक, अब बात करते हैं फंक्शनल आइसोमेरिज्म क्या होता है। नाम से ही पता चल गया फंक्शनल आइसोमेरिज्म मतलब मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा, स्ट्रक्चर भी सेम होगा, बट डिफरेंट होगा इनके अंदर मॉलिक्यूलर जो फंक्शनल ग्रुप होंगे वो डिफरेंट होंगे। तो डिफरेंट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप होंगे बट इनका जो स्ट्रक्चर होगा मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा वो क्या होगा सेम होगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। सो फंक्शनल आइसोमेरिज्म क्या होता है, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। मॉलिक्यूलर फार्मूला बिल्कुल सेम बट फंक्शनल ग्रुप क्या होंगे डिफरेंट होंगे। फॉलोइंग कंपाउंड शो द फंक्शनल आइसोमर एज दे हैव द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट फार्मूला। अब जैसे यहां पर आपको ध्यान रखना है कि जो ईथर और एल्कोहल होते हैं ये दोनों एक दूसरे क्या होते हैं फंक्शनल ग्रुप आइसोमर होते हैं। कैसे, अगर आप ध्यान से देखोगे ये अपना कंपाउंड जो दिया गया है, ठीक है, ये अपना एल्कोहल है और ये अपना ईथर है, क्या है ईथर है। दोनों का फार्मूला अगर चेक करोगे मॉलिक्यूलर फार्मूला बिल्कुल सेम है, 2 कार्बन, यहाँ पे भी 2 कार्बन, हाइड्रोजन कितने हैं 6, इसमें भी 6 हाइड्रोजन है, 1 ऑक्सीजन, इसमें भी एक ऑक्सीजन है। और इसमें फंक्शनल ग्रुप केवल डिफरेंट है, इसमें ईथर है इसमें अल्कोहल है। तो ये दोनों एक दूसरे के हैं फंक्शनल आइसोमर या फंक्शनल ग्रुप आइसोमर है। उसी तरीके से ध्यान रखना है कि जो एल्डिहाइड कीटोन होते हैं ये भी एक दूसरे क्या होते हैं फंक्शनल ग्रुप आइसोमर होते हैं। कैसे, यहाँ पे देखो, यहाँ पर देखो एल्डिहाइड है और यहाँ पर कीटोन है, नंबर ऑफ कार्बन एटम भी सेम है, इसमें भी 3 कार्बन, इसमें भी 3 कार्बन है, इसमें भी 6 हाइड्रोजन है, इसमें भी 6 हाइड्रोजन है, इसमें भी 1 ऑक्सीजन है, इसमें भी 1 ऑक्सीजन है। केवल डिफरेंट क्या है फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है। तो इस तरीके से ये दोनों क्या हो जाएंगे एक दूसरे के फंक्शनल ग्रुप आइसोमर। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान रखना है एसिड और जो एस्टर होते हैं ये दोनों भी एक दूसरे के फंक्शनल ग्रुप आइसोमर होते हैं। ठीक है, कैसे, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, स्ट्रक्चर डिफरेंट है
और यहाँ पर इनका जो फंक्शनल ग्रुप है वो डिफरेंट है। इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये देखो ये क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड, और इसमें क्या है, एस्टर ग्रुप है। क्या है, एस्टर। तो एस्टर और जो एसिड होते हैं ये एक दूसरे क्या होते हैं, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर होते हैं। इसमें भी देखो 2 कार्बन 2 कार्बन, 2 ऑक्सीजन, इसमें भी 2 ऑक्सीजन, 4 हाइड्रोजन इसमें, 4 हाइड्रोजन इसमें भी, दोनों में केवल डिफरेंट क्या है, फंक्शनल ग्रुप है। तो ये दोनों एक दूसरे क्या होंगे, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर। वहीं पे ध्यान रखना है कि साइनाइड और आइसोसाइनाइड जो होते हैं ये दोनों भी एक दूसरे क्या होते हैं, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर होते हैं। केवल जो बॉन्डिंग होता है एक तरफ कार्बन से होता है और एक तरफ नाइट्रोजन से होता है। जैसे यहाँ पर देखोगे तो ये साइनाइड है और ये क्या है अपना, आइसोसाइनाइड है। साइनाइड में कार्बन ने बॉन्ड बनाया है इस कार्बन के साथ, और यहाँ पर नाइट्रोजन ने कार्बन के साथ बॉन्ड बनाया है। तो दोनों का जो स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट है। यहाँ पर कहने का मतलब है यहाँ पे जो फंक्शनल ग्रुप है वो डिफरेंट है। तो इस तरीके से ये दोनों एक दूसरे क्या हो जाएंगे, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर कहे जाएंगे। ठीक है। सो यहाँ पर एक क्वेश्चन है, इसको ट्राई कीजिए। क्या बोल रहा है इसमें, इसमें 2 कंपाउंड दिया गया है, बताना है कि इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है। ठीक। सो पहले की बात करें, यहां पर बोल रहा है पोजीशन आइसोमर है, फंक्शनल आइसोमर है, आइडेंटिकल है, चेन आइसोमर है। सो यहां पर अगर आप ध्यान से देखो तो इस कंपाउंड में आपका एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड, और दूसरी तरफ इस कंपाउंड में आपका क्या है, एल्डिहाइड है, और यहां पर OH ग्रुप भी प्रेजेंट है। तो इन दोनों का अगर आप मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखोगे तो बिल्कुल सेम है, बट डिफरेंट क्या है, दोनों में फंक्शनल ग्रुप। इसमें आपका कार्बोक्सिलिक एसिड है और इसमें क्या है आपका एल्डिहाइड है और अल्कोहल है। तो दोनों में केवल फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है। तो ये दोनों एक दूसरे के फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म दिखाएंगे, तो फंक्शनल आइसोमर होंगे एक दूसरे के। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं और अब नेक्स्ट बात करते हैं टाटोमेरिज्म का, कि टाटोमेरिज्म क्या होता है और इंपॉर्टेंट भी है। तो यहां पर लिखा है कुछ पॉइंट कि टाटोमेरिज्म जो होते हैं वो एक स्पेशल टाइप के आइसोमेरिज्म होते हैं, जिसमें क्या होता है, इन विच ए कंपाउंड एग्जिस्ट इन टू फॉर्म, टू और मोर इंटर कन्वर्टेबल फॉर्म, 2 या 2 से ज्यादा इंटर कन्वर्टेबल फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, जिसको हम लोग टाटोमर्स बोलते हैं। ठीक है। दैट इज डिफर इज ओनली इन द पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, जो कि केवल पोजीशन हाइड्रोजन के पोजीशन डिफरेंट होने से चेंज हो जाता है। ठीक है, जिसमें क्या होगा, हाइड्रोजन का पोजीशन डिफरेंट होगा। ठीक है, एटम एंड द डबल बॉन्ड, और डबल बॉन्ड का पोजीशन चेंज होता है। एंड दिस फॉर्म आर इन डायनेमिक इक्विलिब्रियम, और ये जो फॉर्म होते हैं एक दूसरे के साथ डायनेमिक इक्विलिब्रियम में प्रेजेंट होते हैं विथ ईच अदर। मोस्ट कॉमन जो सबसे एग्जांपल है वो है आपका कीटोइनॉल टाटोमेरिज्म। तो आपको कीटोइनॉल टाटोमेरिज्म का एग्जांपल ध्यान रखना है। जैसे यहां पर मैं कीटो फॉर्म बनाता हूं एक, जैसे ये अपना कीटो फॉर्म हो गया। ठीक है, ये अपना क्या हो गया, एसीटोन हो गया। यहां पर मैं हाइड्रोजन दिखा देता हूं इस तरीके से। अब क्या होगा कि ये हाइड्रोजन अपना पोजीशन चेंज करेगा कुछ इस तरीके से, यहाँ पे हाइड्रोजन ऑक्सीजन के पास जाएगा, ये बॉन्ड इधर मूव करेगा और ये कुछ इस तरीके से इधर। ठीक है, सो यहाँ पे क्या होगा अपना, ठीक है, सो यहाँ पे क्या होगा, और ये बॉन्ड इधर ऐसे भी दिखा सकते हैं कि यहाँ पे ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा। ठीक है, ये इधर जाएगा और ऑक्सीजन इसके ऊपर अटैक करेगा और ये यहाँ से अपना इनॉल फॉर्म बन जाएगा इस तरीके से। यहाँ पे हो जाएगा OH, यहाँ पे बन जाएगा डबल बॉन्ड और ये हो जाएगा CH2। ठीक है, तो यहाँ पे बन जाएगा अपना ये कीटो और ये बन जाएगा इनॉल, तो हो जाएगा कीटो इनॉल टाटोमेरिज्म। ठीक है, तो इस तरीके से ध्यान रखना है। ठीक, तो ये हो गया इनॉल और ये हो गया कीटो फॉर्म। अब यहाँ पे ये दोनों एक दूसरे के साथ इक्विलिब्रियम में होते हैं। यहाँ पे हमको इक्विलिब्रियम का साइन दिखाना है, ये हमेशा एक दूसरे में इंटर कन्वर्टेबल होते हैं। कीटो इनॉल में कन्वर्ट होता रहता है और इनॉल कीटो में कन्वर्ट होता रहता है। ठीक है, और ध्यान क्या रखना है कि हमेशा कार्बोनिल के जो अल्फा हाइड्रोजन होता है, मतलब कार्बोनिल के रिस्पेक्ट में जो अल्फा कार्बन होना चाहिए वो sp3 होना चाहिए, और उसके साथ साथ वहां पर अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए, तभी टाटोमेरिज्म दिखाई देगा। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आता है, एग्जाम में पूछता है कि विच वन ऑफ द स्ट्रक्चर विल शो टाटोमेरिज्म। तो आपको चेक कर लेना है कि जो अपना कार्बोनिल है उसके रिस्पेक्ट में जो अल्फा पोजीशन है, क्या जो अल्फा कार्बन है क्या वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है,
और sp3 हाइब्रिडाइज्ड है तो क्या उसके पास हाइड्रोजन है कि नहीं। अगर अल्फा हाइड्रोजन है तो वो कंपाउंड आपका टाटोमेरिज्म दिखाएगा। इस तरीके से कीटोइनॉल में कन्वर्ट होता रहेगा। ठीक है, तो ध्यान क्या लिखना है, क्या ध्यान क्या रखना है कि अल्फा कार्बन शुड बी sp3 हाइब्रिडाइज्ड। क्या होना चाहिए, sp3 हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए एंड at least and should contain at least वन अल्फा हाइड्रोजन। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में इस तरीके से स्ट्रक्चर से क्वेश्चन पूछता है कि कौन सा टाटोमेरिज्म दिखाएगा, कौन सा नहीं दिखाएगा। ठीक है, अब जैसे कोई पूछे क्या ये कंपाउंड टाटोमेरिज्म दिखाएगा, ये वाला जो कंपाउंड है, अब यहाँ पे आपको चेक करना होगा कि कार्बोनिल के रिस्पेक्ट में जो कार्बन है क्या sp3 है, तो ये कार्बोनिल हो गया। इसके रिस्पेक्ट में ये भी अल्फा है, ये भी अल्फा है, ये भी sp3 कार्बन है, ये भी sp3 कार्बन है, बिल्कुल सही है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको चेक करना होगा कि क्या यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन है, तो बिल्कुल यहाँ पर 2 अल्फा हाइड्रोजन है, तो यहाँ पर ये टाटोमेरिज्म ये कंपाउंड दिखाएगा। ठीक, बट वहीं पर एक दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे ये कंपाउंड हो गया, इस कंपाउंड में अगर बात करें, क्या इसमें आपको टाटोमेरिज्म देखने को मिलेगा। ठीक है, और इसके नीचे भी अगर चाहे तो कार्बोनिल दिखा सकते हैं। यहाँ पर स्ट्रक्चर बनाऊं मैं, सो यहाँ पर हो जाएगा इस तरीके से, एक कार्बोनिल ऊपर दिखा देता हूँ, एक कार्बोनिल ये दिखा देता हूँ। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो इस कार्बोनिल के रिस्पेक्ट में आपको चेक करना है कि जो अल्फा पोजीशन है क्या वो sp3 है, ये अल्फा है, ये अल्फा है, बट ये जो अल्फा कार्बन है ये sp2 है, तो ये आपका टाटोमेरिज्म नहीं दिखाएगा, जबकि ये वाला कंपाउंड टाटोमेरिज्म दिखाएगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब नेक्स्ट है आपका रिंग चैन आइसोमेरिज्म। इसमें क्या होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा, जो रिंग होगा वो चैन में कन्वर्ट होगा, जो चैन होगा वो रिंग में कन्वर्ट होगा। दोनों में जो हाइड्रोजन कार्बन है वो क्या होने चाहिए, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होना चाहिए, बिल्कुल सेम होना चाहिए। ठीक है, जैसे यहां पर देखिए, ये आपका क्या हो गया, 3 कार्बन का कंपाउंड है, हाइड्रोकार्बन है, तो इसका एक स्ट्रक्चर ये पॉसिबल है। यहां पर देखिए ये ओपन चैन है इसका, और इसी को हम लोग रिंग में भी कन्वर्ट कर सकते हैं इस तरीके से। तो ये दोनों एक दूसरे क्या है, रिंग चैन और आइसोमेरिज्म, ये है अपना चैन और ये है रिंग। तो इस तरीके से दोनों का जो मोलिकुलर फॉर्मूला है बिल्कुल सेम है, बट एक क्या है ओपन चैन में है और एक क्लोज चैन में है। तो ये दोनों एक दूसरे क्या हो जाएंगे, रिंग चैन आइसोमेरिज्म हो जाएंगे। ठीक है, सो सेम मोलिकुलर फॉर्मूला बट डिफरेंट मोड ऑफ लिंकिंग, एक में होगा ओपन चैन तो एक में होगा क्लोज चैन ऑफ द कार्बन एटम। ठीक, सो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन है, इसमें बताना है कि इन दोनों में कौन सा आइसोमेरिज्म देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे देखोगे तो पहले तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए, 1 2 3 4, यहाँ पे भी 4 कार्बन है, हाइड्रोजन कितने हैं, इसमें 8 है और इसमें भी कितने हैं, 8 है। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, तो इससे पता चल गया दोनों कोई ना कोई आइसोमेरिज्म एक दूसरे के साथ दिखाएंगे। अब यहाँ पर देखो तो ये वाला जो कंपाउंड है ये ओपन में है। ठीक है, ये कंपाउंड ओपन फॉर्म में है और ये क्या है, क्लोज फॉर्म में है, रिंग में है। तो ये दोनों एक दूसरे क्या होंगे, रिंग चैन आइसोमेरिज्म शो करेंगे। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर इन C5H12, C5H12 में कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम होंगे। तो ऐसे जो क्वेश्चन आते हैं, ऐसे क्वेश्चन में जब पूछे कितने पॉसिबल स्ट्रक्चर होंगे, तो सबसे पहले आपको DU निकालना है, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट कैलकुलेट कर लेना है। तो DU निकाले अगर, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, तो क्या हो जाएगा, फार्मूला क्या होता है, 2C + 2 माइनस में H प्लस में N और माइनस में X डिवाइड बाय कितना होता है, 2। तो ये फार्मूला होता है। अब यहाँ पे C जो है नंबर ऑफ कार्बन एटम, हाइड्रोजन एटम, कार्बन नाइट्रोजन एटम, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। सो वैल्यू रख देते हैं। सो यहाँ पर कार्बन एटम कितने हैं, 5 हैं, तो 2 इंटू में 5 प्लस में 2 माइनस में हाइड्रोजन कितने हैं, 12, बाकी ना ही नाइट्रोजन है ना ही हाइड्रोजन है, तो 0 हो जाएगा, डिवाइड बाई 2। तो यहाँ पे 12 माइनस 12 डिवाइड बाई 2 कितना आ जाएगा, 0। तो 0 आ गया, इसका मतलब क्या है कि कंपाउंड में हाइड्रोकार्बन में ना ही कोई डबल बॉन्ड है ना ही कोई रिंग प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो इसके जितने भी पॉसिबल स्ट्रक्चर होंगे वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होंगे ओपन चैन में। ठीक है, तो चलिए इसके 5 कार्बन का यूज करके 3 स्ट्रक्चर बनाएंगे हम लोग, देखें कैसे बनेगा। पहला हो जाएगा इस तरीके से 1 2 3 4 5। ठीक है, एक स्ट्रक्चर और बना सकते हैं 5 कार्बन का यूज करके। अब इस कार्बन को हटाना है और इस पोजीशन पे लगा दीजिए, तो एक स्ट्रक्चर ये आ जाएगा। अब क्या करेंगे, एक स्ट्रक्चर और पॉसिबल है इस तरीके से, तो यहाँ पर इसके
3 आइसोमर पॉसिबल होते हैं। ठीक, तो अपना ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके क्वेश्चन आते हैं, प्रैक्टिस करके रखेंगे आसानी से हो जाएगा। ठीक है, सो अपने अगले कॉन्सेप्ट पे चलते हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, जिसका नाम है अपना स्टीरियो आइसोमेरिज्म। तो इसमें क्या होता है, कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेम होता है, स्ट्रक्चर भी सेम होता है, डिफरेंट क्या होता है, स्पेशियल अरेंजमेंट, स्पेस में जो एटम्स ग्रुप का जो अरेंजमेंट होता है वो डिफरेंट डिफरेंट होता है, जिसकी वजह से जो कंपाउंड्स होते हैं उनकी केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। तो इस टाइप की जो प्रॉपर्टी होती है उसको हम, इस टाइप के जो कंपाउंड ये बिहेवियर दिखाते हैं उसको बोलते हैं हम लोग स्टीरियो आइसोमर्स। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर डिफिनेशन क्या लिखा हुआ है इसको देखते हैं। सो यहाँ पे बोल रहा है कि 2 और मोर देन 2 कंपाउंड हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, सेम स्ट्रक्चरल फार्मूला, बट डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम और ग्रुप इन स्पेस। लेकिन क्या होगा कि जो एटम्स और ग्रुप होंगे उनके स्पेस में अरेंजमेंट जो होगा वो डिफरेंट देखने को मिलेगा। ठीक है, तो पहला आता है कन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म। कन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म, इसमें क्या बोल रहा है, स्टीरियो आइसोमर विच हैव द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। तो यहां पर एक स्टीरियो कन्फिगरेशनल आइसोमर में ये फीचर्स होने चाहिए कि स्टीरियो आइसोमर विच कैन नॉट बी इंटर कन्वर्टेबल एट रूम टेम्परेचर। तो ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेम होगा, जिनका स्ट्रक्चर भी सेम होगा, लेकिन जो होगा दोनों का क्या होगा कि स्पेस में अरेंजमेंट जो होगा एटम्स ग्रुप का वो डिफरेंट होगा, और एक फॉर्म होगा वो दूसरे फॉर्म में इंटर कन्वर्टेबल नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक फॉर्म अपने कन्वर्ट हो रहा है दूसरे फॉर्म में, दूसरा फिर पहले में, तो वहां पे इंटर कन्वर्टेबल फॉर्म नहीं होगा। ठीक है, रूम टेम्परेचर पे ड्यू टू रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन अराउंड नोन एज द ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, अराउंड द बॉन्ड, तो उसको हम लोग ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म भी बोलते हैं। ठीक है, ये दो टाइप के होते हैं, एक होता है ज्योमेट्रिकल और एक होता है आइसोमेरिज्म। तो पहला हम लोग बात कर लिए ज्योमेट्रिकल का, और दूसरा स्टीरियो आइसोमर विच हैव द डिफरेंट बिहेवियर टुवर्ड द प्लेन पोलराइज्ड लाइट। तो देखिए एक आपका होता है प्लेन पोलराइज्ड लाइट, तो उसमें से जब हम लोग किसी प्लेन पोलराइज्ड लाइट को जब किसी सब्सटेंस से पास करते हैं, अगर वो सब्सटेंस उसको क्या करता है, क्लॉकवाइज रोटेट करेगा तो उसको डेक्स्ट्रोरोटेटिव बोल देंगे, अगर एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा तो उसको लिबरोटेटिव बोल देते हैं। तो उसके बेसिस पे हम लोग डिसाइड करते हैं कि किस डायरेक्शन में कंपाउंड ने प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट किया, उसी बेसिस पे डिसाइड करते हैं कौन सा ऑप्टिकल होगा, एक्टिव कौन इनएक्टिव होगा। ठीक है, तो उसको बोलते हैं ऑप्टिकल आइसोमर। और एक होता है कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म। कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म में क्या होता है कि यहाँ पर फ्री रोटेशन पॉसिबल होता है अराउंड द कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। तो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के अराउंड में यहाँ पर क्या होता है, फ्री रोटेशन पॉसिबल होता है। थ्री डायमेंशनल स्पेस में एटम्स का अरेंजमेंट क्या होता है, डिफरेंट होता है। तो इजीली क्या करते हैं, एक फॉर्म दूसरे फॉर्म में इंटर कन्वर्टेबल हो सकते हैं। ठीक, सो सबसे पहले बात करते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की, जीआई की। तो जीआई क्या होता है, जैसे एल्किन्स हो गया, ऑक्सिम्स हो गया, ठीक है, एजो कंपाउंड्स हो गए, ये सब क्या करते हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दिखाते हैं। ठीक है, जिसके पास क्या होता है, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होता है डबल बॉन्ड के अराउंड। तो डबल बॉन्ड के अराउंड अगर रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, मतलब एक फॉर्म इजीली रोटेट करके दूसरे फॉर्म में नहीं जाएगा, तो बोलेंगे वहां पर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देखने को मिल रहा है। तो और भी कंडीशन है, अभी देखेंगे। साइक्लोएल्केन्स जो होते हैं वो भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं, क्योंकि रिंग का क्या देखने को मिलता है, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन। जो रिंग होता है उसमें कोई रोटेशन पॉसिबल होता है नहीं, तो उसको हम लोग ऐसे डबल बॉन्ड मान के उसमें भी हम लोग ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म चेक कर लेते हैं। ठीक है, और ध्यान रखना है कि जितने आपके डायस्टिरियोमर होते हैं उसको भी हम लोग ज्योमेट्रिकल आइसोमेर, जैसे जितने भी जीआई होते हैं उसको हम लोग डायस्टिरियोमर भी बोलते हैं। ठीक, ए रियल डिस्टेंस मस्ट बी डिफरेंट। ध्यान क्या रखना है कि जैसे ज्योमेट्रिकल आइसोमर में, जैसे मैं एक सिस फॉर्म बनाता हूं, जैसे ये कंपाउंड है, इसका मैं सिस फॉर्म बनाता हूं, ये ए यहाँ पे बी कर दिया, यहाँ पे भी ए कर दिया, यहाँ पे भी बी कर दिया। और ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होने के लिए बस ध्यान क्या रखना है कि इस कार्बन से, इस sp2 कार्बन से अटैच दोनों ग्रुप एटम होने चाहिए, ये डिफरेंट होने चाहिए, ए नॉट इक्वल टू बी होना चाहिए। उसी तरीके से इस कार्बन से अटैच जो दोनों ग्रुप होने चाहिए वो क्या होना चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए। ठीक है, तो ये प्राइमरी कंडीशन है। और उसके बाद ध्यान क्या रखना है कि यहाँ पर जो डिस्टेंस होना चाहिए वो डिफरेंट होना चाहिए। जैसे मैं बात करता हूँ, ये अपना सिस फॉर्म है, ठीक है, तो यहाँ पे बात करूं, ये एक फॉर्म हो गया ज्योमेट्रिकल आइसोमर है, तो यहाँ पर ए और ए के बीच का जो डिस्टेंस है वो बोल देता हूँ L1 है। और इसका एक दूसरा फॉर्म बनाता हूँ, इस तरीके से होगा, यहाँ पर कर देता हूँ मैं ए, और यहाँ पर भी कर देता हूँ ए, और बट यहाँ पे बी, और यहाँ पे कर देता हूँ बी।
बट यहाँ पे अगर मैं चेक करूं ए और ए के बीच का डिस्टेंस, ये इसको बोल देता हूं मैं L2। तो ध्यान रखना है जियोमेट्रिकल आइसोमर होने के लिए L1 शुड बी नॉट इक्वल टू L2। तो L1 और L2 जो होना चाहिए वो डिफरेंट होना चाहिए, दोनों का जो डिस्टेंस होना चाहिए वो डिफरेंट होना चाहिए, तभी वो कहे जाएंगे एक दूसरे के जियोमेट्रिकल आइसोमर। ठीक है, तो एक तो इस कार्बन से अटैच दोनों ग्रुप डिफरेंट होने चाहिए और दोनों का जो डिस्टेंस है वो भी डिफरेंट होना चाहिए, तो अगर तब जाके जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दिखाई देगा। और ध्यान का रखना है कि कांट बी सेपरेटेड, ये दोनों आइसोमर जो सेस फॉर्म होते हैं इसको हम लोग सेपरेट इजिली नहीं कर सकते। ठीक है, सो यहाँ पर कंडीशन क्या होता है जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के लिए, उसकी बात करते हैं। तो प्राइमरी कंडीशंस क्या है, पहला क्या बोल रहा है कि ओनली दोज एल्कीन शो जियोमेट्रिकल आइसोमर इन विच ईच sp2 कार्बन इंडिविजुअली हैज डिफरेंट एटम्स और ग्रुप। तो यहां पर क्या ध्यान रखना है कि ये जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के अराउंड ये जो कार्बन से अटैच जो एटम्स होने चाहिए ये डिफरेंट होने चाहिए, ए नॉट इक्वल टू बी होना चाहिए और इधर भी ए नॉट इक्वल टू बी होना चाहिए। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पर यह भी पॉसिबल है, बस ध्यान क्या रखना है कि ए नॉट इक्वल टू बी होना चाहिए। यहाँ पर भी कार्बन कार्बन के अराउंड जो ग्रुप लगे होने चाहिए कार्बन से एक्स नॉट इक्वल टू वाई होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे कंपाउंड जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दिखाते हैं। बट यहाँ पर देखिए क्या हो गया है, दोनों ग्रुप क्या हो गए, डिफरेंट सेम हो गए हैं, तो ये अपना जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। कार्बन कार्बन के अराउंड यहाँ पर कार्बन से अटैच जो ग्रुप एटम है ये क्या है, दोनों सेम हो गए हैं, तो ये भी जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। तो केवल ये दोनों पॉसिबिलिटी है जिसमें जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल शो जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो आपको चेक करके बताना है कि कौन सा कंपाउंड जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा और कौन सा नहीं करेगा। ठीक है, तो एक बार चेक कीजिए खुद से। तो पहले वाले में अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे कार्बन कार्बन के अराउंड क्या है, डबल बॉन्ड है, कार्बन नाइट्रोजन के अराउंड डबल बॉन्ड है, और इस कार्बन से अटैच जो दोनों ग्रुप होने चाहिए डिफरेंट होने चाहिए। तो एक ग्रुप ये हो गया और दूसरा ग्रुप क्या है, हाइड्रोजन है। तो इसका मतलब कार्बन से अटैच दोनों ग्रुप एटम क्या है, डिफरेंट है। और यहाँ पर भी देखिए OH है और यहाँ पर इसके साथ क्या है, एक लोन पेयर है। तो यहाँ पर भी कार्बन नाइट्रोजन के अराउंड जो डिफरेंट जो अपने एटम्स हैं उसे डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप से एटम अटैच है। ठीक है, तो इसका मतलब इस नाइट्रोजन के अराउंड ये दो डिफरेंट ग्रुप हैं और यहाँ पर भी इस कार्बन के अराउंड दोनों डिफरेंट है, तो पहला वाला जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। यहाँ पे बात करेंगे तो कार्बन कार्बन नाइट्रोजन के अराउंड डबल बॉन्ड है, तो रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन सबसे पहली चीज है कि रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होना चाहिए। और उसके बाद यहाँ पर देखिए एक ही कार्बन पर दो सेम टाइप के ग्रुप लग गए हैं, तो ये अपना जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। उसी तरीके से यहाँ पर देखिए कार्बन नाइट्रोजन के अराउंड डबल बॉन्ड तो है और यहाँ पर लोन पेयर है, यहाँ पर OH ग्रुप है, दोनों इधर नाइट्रोजन पे तो क्या है, डिफरेंट है, बट कार्बन पे दोनों एटम जो है वो सेम टाइप का हो गया, तो ये जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। उसी प्रकार से यहाँ पे डी वाले में बात करेंगे तो कार्बन नाइट्रोजन के अराउंड डबल बॉन्ड तो है और यहाँ पर आपका क्या है, यहाँ पर क्या है अपना CH3 है और यहाँ पर क्या है CH2 CH3 है, तो दोनों कार्बन से ग्रुप लगे हैं जो डिफरेंट है और यहाँ पे नाइट्रोजन से लगा लोन पेयर और OH ग्रुप दोनों डिफरेंट है, तो ये भी अपना जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। तो इस तरीके से ए और डी हो जाएगा करेक्ट, तो सी ऑप्शन हो जाएगा अपना करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, इसमें चेक करना है कौन सा जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। तो पहले वाले में चेक करेंगे तो कार्बन कार्बन का अराउंड डबल बॉन्ड है, सही है, और यहाँ पे कार्बन पे लगा ये ग्रुप जो है डिफरेंट होना चाहिए था बट सेम हो गया, तो ये जियोमेट्रिकल आइसोमर नहीं होंगे। यहाँ पर भी कार्बन से लगे दोनों जो एटम्स हैं वो क्या है, सेम है, तो ये भी नहीं होगा। यहाँ पे अगर बात करें तो कार्बन कार्बन के अराउंड डबल बॉन्ड भी है लेकिन कार्बन से अटैच जो एटम्स ग्रुप हैं ये क्या है, डिफरेंट है, तो ये अपना जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। जबकि डी वाले में इस कार्बन से अटैच दोनों ग्रुप एटम क्या है, सेम है, तो ये जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। तो इस तरीके से अपना सी वाला जो ऑप्शन होगा वो करेक्ट हो जाएगा। ओके, तो अगला यहाँ पर चेक कीजिए, इसमें पूछ रहा है कौन सा आइसोमेरिज्म होगा। तो देखिए यहाँ पर ये हो गया अपना कार्बन नाइट्रोजन, यहाँ पर लोन पेयर और यहाँ पर OH ग्रुप। ठीक है, यहाँ पर लगा दिया फिनाइल बेंजीन रिंग और यहाँ पर है हाइड्रोजन। तो कार्बन के अराउंड डबल बॉन्ड
डबल बॉन्ड है और यहाँ पे कार्बन से दो डिफरेंट ग्रुप अटैच हैं, तो इस तरीके से ये अपना ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ओके चलिए, तो टाइप आप बात करते हैं नॉमेनक्लेचर, नॉमेनक्लेचर की बात करते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के। तो पहला है सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म। तो इफ द सेम ग्रुप आर द सेम साइड तो उसको बोलेंगे सिस, अगर इफ सेम ग्रुप आर डिफरेंट साइड तो उसको बोलेंगे ट्रांस। जैसे यहाँ पे देखो ए और ए क्या है, दोनों सेम साइड है, तो इसको बोल देंगे सिस है। और वहीं पर जब दोनों ग्रुप क्या हो, डिफरेंट साइड हो, एक दूसरे के रिस्पेक्ट में क्या है, डिफरेंट साइड है, तो इसको बोलेंगे हम लोग ट्रांसफॉर्म। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर एक से एग्जांपल दिए हैं, जैसे पे यहाँ पे देखो, तो यहाँ पर हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में देखेंगे दोनों क्या है, डिफरेंट साइड है, तो ये ट्रांस बन जाएगा। और जबकि यहाँ पर इसमें चेक करो तो अपना इसमें तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म ही नहीं होगा, क्योंकि क्या है, दोनों सेम टाइप के एटम्स हो गए। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे देखोगे तो दोनों ग्रुप क्या है, बिल्कुल सेम साइड है, तो सीस हो जाएगा। और यहाँ पर अगर ये डिफरेंट साइड रहेंगे तो ट्रांस हो जाएगा, ये भी क्या होगा, सीस होगा। तो इस तरीके से हम लोग चेक कर सकते हैं सीस और ट्रांस। अब बात करते हैं जेड और ई सिस्टम क्या होता है। ठीक है, तो ई को बोलते हैं हम लोग इंटीजन व्हेन द हाई पोलराइज्ड ग्रुप आर अपोजिट साइड। ठीक है, और एक होता है जुस्मान। तो एक होता है इंटीजन होता है और एक होता है जुस्मान। जुस्मान का कब होता है, जब व्हेन हाई पोलराइज्ड ग्रुप आर सेम साइड, जब हाई प्रियोरिटी के जो ग्रुप्स होते हैं, अगर वो सेम साइड है, अपोजिट साइड है, एक दूसरे के अपोजिट साइड है, तो उसको बोलेंगे ई फॉर्म। और अगर अपने हाई प्रियोरिटी के जो ग्रुप्स हैं, अगर वो सेम साइड है, तो उसको हम लोग बोलते हैं जेड फॉर्म। जैसे यहाँ पर देखो जो अपने हाई प्रियोरिटी के ग्रुप्स हैं वो क्या है, डिफरेंट साइड है, तो इसको बोलेंगे ई फॉर्म। और वहीं पर अगर ये अपने क्या है, हाई प्रियोरिटी के ग्रुप सेटअप में साइड में एक ही साइड है, तो उसको बोलेंगे जेड फॉर्म। तो यहाँ पे एचपी का मतलब हाई प्रियोरिटी और एलपी का मतलब है लो प्रियोरिटी। अब आपको ये चेक करने आना चाहिए कि कैसे चेक करते हैं हाई प्रियोरिटी और लो प्रियोरिटी ऑर्डर कैसे चेक करते हैं। सो यहाँ पे एक आपका CIP सीक्वेंस रूल होता है, जिससे हम लोग पता लगाते हैं प्रियोरिटी का ऑर्डर, किसको ज्यादा प्रियोरिटी देना है और किसको कम प्रियोरिटी देना है। ठीक है, तो पहले यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर देखिए रूल नंबर 1 बोल रहा है कि प्रियोरिटी इज प्रोपोर्शनल टू द एटॉमिक नंबर ऑफ द एटम। जिस एटम का एटॉमिक नंबर जितना ज्यादा होगा उसको प्रियोरिटी उतना ही ज्यादा देना है। ठीक है, विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अटैच टू sp2 कार्बन। अब यहाँ पर देखो आयोडीन है और यहाँ पर क्या है, ब्रोमीन है, तो इसको नंबर 1 दोगे और इसको नंबर 2 दोगे। इसी तरीके से यहाँ पर क्या है, क्लोरीन है, तो इसको नंबर 1 दोगे, इसको नंबर 2 दोगे। तो दोनों हाई प्रियोरिटी के जो एटम्स हैं वो एक ही साइड हैं, तो इसको बोलोगे जे। ठीक है, इफ रूल 1 इज फेल्ड, अगर रूल 1 काम नहीं कर रहा है तो रूल 2 देन कंसीडर द एटॉमिक नंबर ऑफ नेक्स्ट एटम। अगर क्या हो जाए, एटम सेम हो जाए, तो नेक्स्ट एटम पे मूव कर जाओ। ठीक है, जैसे यहाँ पर देख लो, यहाँ पर कार्बन फ्लोरीन है, तो यहाँ पे तो कंपेरेबल है, यहाँ पे आप कंपेयर करोगे तो इसको प्रियोरिटी फर्स्ट दोगे और इसको प्रियोरिटी सेकेंड दोगे। बट अगर आप इसमें देखो तो यहाँ पर क्या हो गए, सेम हो गए। यहाँ पर देखो तो कार्बन है, यहाँ भी कार्बन हो गया। अब उसके नेक्स्ट मूव कर जाओ, तो इसके नेक्स्ट मूव करोगे तो यहाँ से 3 मिथाइल ग्रुप जुड़े हुए हैं, ये भी कार्बन, ये भी कार्बन, ये कार्बन। और जबकि इस वाले कार्बन से इसका कंपेयर करो, इसके साथ सेम है, इसका कंपेयर इसके साथ करो, ये भी सेम है, बट यहाँ पर हाइड्रोजन है और यहाँ पर कार्बन है। तो अब इसका इसके साथ कंपेयर करोगे तो यहाँ पे एटॉमिक नंबर कार्बन का ज्यादा है, तो इसको दे दोगे फर्स्ट प्रियोरिटी और इसको दे दोगे सेकेंड प्रियोरिटी। तो हाई प्रियोरिटी के जो ग्रुप्स हैं वो एक ही साइड है, तो इसको बोलोगे जेड फॉर्म। तो इस तरीके से करना होता है। ओके, अगला क्या बोल रहा है कि इफ आइसोटोप्स आर प्रेजेंट, अगर आइसोटोप प्रेजेंट है। ठीक है, जैसे यहाँ पर देख लो आइसोटोप अगर प्रेजेंट हो तो बोल रहा है कि इफ आइसोटोप प्रेजेंट देन कंसीडर एटॉमिक वेट। फिर एटॉमिक वेट देख लो, जैसे अभी ड्यूटेरियम का मास ज्यादा होता है तो इसको 1, इसको 2 दे दो। और यहाँ पर चेक कर लो, इसका तो क्या होगा, 1 होगा, इसका 2 होगा, तो सेम साइड है, तो क्या हो जाएगा, जेड हो जाएगा। नेक्स्ट रूल क्या है कि इफ मल्टीपल बॉन्ड इज प्रेजेंट देन कंसीडर देम एज। अगर आपका क्या है, मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट है तो उसको आप कंसीडर कर लो। ठीक, जैसे कि अगर हम लोग बात करें, यहां पर देखो क्या है, नाइट्रोजन है, यहाँ पे क्या है, कार्बन है। तो पहले जो कार्बन पहला वाले एटम से कंपेयर करो, अगर वो दोनों सेम हो जाए फिर नेक्स्ट मूव करना है। अब यहाँ पहले वाले से कंपेयर करोगे तो इसका एटॉमिक नंबर ज्यादा होता है, तो ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 2। ठीक,
अब आगे यहाँ पे बढ़ो तो यहाँ पर देखो क्या है, कार्बन, कार्बन है, ठीक है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन है, ये भी ठीक है, यहाँ पर भी ऑक्सीजन है, बट यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन है। तो ऑक्सीजन का हाइड्रोजन कंपेयर करो, एटॉमिक नंबर ज्यादा हो गया तो इसको दे दो नंबर 1 और इसको दे दो नंबर 2। तो इस तरीके से दोनों ग्रुप सेम साइड है तो क्या हो जाएगा, जेड हो जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से हम लोग पता लगाते हैं कौन सा ई फॉर्म होगा और कौन सा जेड फॉर्म होगा। तो अगर हाई प्रियोरिटी के ग्रुप एक ही साइड है तो वहां पे हो जाएगा ई, और डिफरेंट डिफरेंट, अगर डिफरेंट डिफरेंट साइड है तो क्या हो जाएगा ई, और एक ही साइड है तो हो जाएगा जेड हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाइए, क्वेश्चन कीजिए। बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज जेड कॉन्फ़िगरेशन, इसमें से कौन सा जेड कॉन्फ़िगरेशन दिखाएगा। ठीक है, तो चलिए करते हैं। तो इस कार्बन से अटैच जो एटम्स है पहले उसको कंपेयर कीजिए, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे कार्बन है, तो एटॉमिक नंबर ज्यादा है तो इसको 1 और इसको 2 दे दीजिए। यहाँ पर कंपेयर कीजिए तो यहाँ पर पहला एटम कार्बन है, यहाँ पे हाइड्रोजन, तो इसको 1 और इसको 2, दोनों एक ही साइड प्रेजेंट है तो ये हो जाएगा जेड। यहाँ पे आ जाओ अगले वाले पर। ठीक है, बी नंबर, यहाँ पे इसको बी कर दो और इसको डी कर दो और इसको सी। ठीक है, सो यहाँ पे अगर हम लोग कंपेयर करें तो ध्यान से देखिए, पहले यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर क्या है, कार्बन होगा और यहाँ पर ब्रोमीन होगा, तो इसको दे दो 1 और इसको दे दो 2। ठीक, अब यहाँ पर चेक करोगे तो यहाँ पर देखो CH2 होगा और यहाँ पर कार्बन है, यहाँ पर कार्बन। एक से नेक्स्ट मूव करोगे तो यहाँ पर 2 मिथाइल ग्रुप होगा, जबकि इसमें एक ही मिथाइल ग्रुप होगा, तो यहाँ पर 1 और यहाँ पर 2, तो दोनों ग्रुप्स हाई प्रियोरिटी के सेम साइड हैं तो ये हो जाएगा अपना जेड। इसमें कंपेयर करो तो यहाँ पर ब्रोमीन है, यहाँ पर क्लोरीन है, एटॉमिक नंबर ज्यादा है तो ये हो जाएगा फर्स्ट और ये हो जाएगा सेकंड। ये ड्यूटेरियम है, आइसोटोप है, एटॉमिक मास ज्यादा होगा ड्यूटेरियम का, तो इसको दे दो फर्स्ट, ये हो जाएगा सेकंड। तो सेम हाई प्रियोरिटी के दोनों सेम साइड हैं तो ये हो जाएगा जेड। ऑल ऑफ दीज हो जाएगा करेक्ट, सभी के सभी क्या है, जेड कॉन्फ़िगरेशन में प्रेजेंट होंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला बोल रहा है ज्योमेट्रिकल आइसोमेर इन द ऑक्सिम, ऑक्सिम में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कैसे चेक करेंगे। ठीक है, तो ऑक्सिम शो द ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म ड्यू टू द रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन अराउंड द डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड के अराउंड रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन देखने को मिलता है तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करता है। ठीक है, क्या बोल रहा है कि ओनली दोज ऑक्सिम शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन विच sp2 कार्बन हैव द डिफरेंट ग्रुप, जिसमें क्या हो डिफरेंट ग्रुप प्रेजेंट होंगे वही आपका शो करेगा ज्योमेट्रिकल आइसोमर। तो ऑक्सिम बनता कैसे है, जब इसका क्या एल्डिहाइड का रिएक्शन कराओगे अल्कोहल के साथ तो इस तरीके से ऑक्सिम बन जाता है। अब यहाँ पे आप देखो तो कार्बन नाइट्रोजन के अराउंड डबल बॉन्ड है, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, और यहाँ पर देखो कार्बन से जुड़ा हुआ है CH3 और हाइड्रोजन, तो दोनों ग्रुप क्या है, डिफरेंट है। और यहाँ पर चेक करें तो एक लोन पेयर है और एक OH ग्रुप है, तो दोनों क्या है, डिफरेंट है। तो इसका मतलब ये जो अपना ऑक्सिम होगा ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। कंडीशन ये है कि कार्बन और नाइट्रोजन से एटम जो ग्रुप्स हैं वो क्या होने चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए। ओके, तो इसका कुछ एग्जांपल यहाँ पर दिया गया है, जैसे ध्यान से देखो यहाँ पे एस्टल्डिहाइड हैज द 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, एक होता है, इसके लिए हम लोग टर्म यूज करते हैं सिन और एंटी, इसके लिए टर्म यूज करते हैं सिन और एंटी। ठीक है, जब AH और OH क्या हो, सेम साइड हो, जब OH और AH क्या हो, सेम साइड हो, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिन। और जब OH और H क्या हो, दोनों डिफरेंट साइड हो, तो इसको हम लोग बोलते हैं एंटी फॉर्म। ठीक, यहाँ पर जैसे बेंजल ऑक्सिम में देखो यहाँ पर क्या है, OH और H दोनों सेम साइड है, इसको बोलेंगे सिन। अगर OH और H दोनों डिफरेंट साइड होंगे तो इसको बोलेंगे एंटी फॉर्म। ठीक है, तो ये चीजें बेसिक टर्म है, इसको रिवाइज करके इसको ध्यान में रखना है। ठीक, और ऑक्सिम का इस तरीके से इसमें भी देख सकते हैं, लोन पेयर क्या है, सेम साइड है, तो बोल दो इसको सिन, और दोनों अपोजिट साइड है तो क्या हो जाएगा, ट्रांस हो जाएगा। तो कहने का मतलब है ग्रुप्स जो होने चाहिए वो डिफरेंट साइड रहेंगे तो क्या हो जाएगा, सिस हो जाएगा, और सेम साइड रहेगा तो ट्रांस हो जाएगा। ठीक है, चलिए या यहाँ पे पीएच के रिस्पेक्ट में पीएच सेम है तो सिन, और अपोजिट में है तो एंटी हो जाएगा। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में साइक्लोएल्केन, अब देखो जो साइक्लोएल्केन होते हैं, जो साइक्लिक स्ट्रक्चर्स होते हैं, वो रिंग में क्या होता है, रिस्ट्रिक्शन होता है, वो रोटेट नहीं कर सकता है, रिस्ट्रिक्टेड होता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये भी क्या कर सकते हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दिखाते हैं। तो वही चीज लिखा हुआ है कि साइक्लोएल्केन्स हो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म ड्यू टू रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन अबाउट द सिंगल बॉन्ड, ओनली दो साइक्लोएल्केन्स हो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन विच
एटलीस्ट 2 डिफरेंट कार्बन एटम हैव डिफरेंट ग्रुप। तो 2 कार्बन एटम के अराउंड क्या हो, डिफरेंट ग्रुप लगे हों, तो वो अपना ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दिखाएगा। जैसे कि यहाँ पर देखो ये दोनों क्या है, डिफरेंट एटम है कार्बन के, ये दोनों कार्बन एटम है, इससे लगे जो ग्रुप हैं दोनों एटम क्या है, डिफरेंट है। यहाँ पर भी अपने दोनों ग्रुप एटम क्या है, डिफरेंट है। ठीक है, तो इसके 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमेर हो सकते हैं। एक होगा सिस, जब दोनों एक ही साइड प्रेजेंट हो ग्रुप तो इसको बोलेंगे सिस, और जब दोनों 2 अपोजिट साइड में प्रेजेंट हो तो इसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्म। ठीक, और अगर आपको कैलकुलेट करना है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म तो उसके लिए आपको फार्मूला यहाँ पर लिखा गया है कि अगर आपका कैसा हो यहाँ पर, कि यहाँ पर कैसा है, ये अनसिमेट्रिकल है, कैसा हो, अनसिमेट्रिकल। इसे यहाँ पे देखो, इसमें देखो 2 3 और ये क्या है 3 2 5 और 5 2 7 2 9, तो कैसा हो जाएगा, ये अनसिमेट्रिकल होगा। तो अनसिमेट्रिकल कंपाउंड में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म चेक करने के लिए आपको टोटल काउंट करना है नंबर ऑफ डबल बॉन्ड प्रेजेंट इन द जीआई। तो जीआई में काउंट कर लीजिए कितने नंबर ऑफ डबल बॉन्ड है। तो जैसे कि यहाँ पे R1 नॉट इक्वल टू R2 होना चाहिए। ठीक है, और क्या बोल रहा है कि देन नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का फॉर्मूला हो जाएगा 2 के पावर n। जैसे ये कंपाउंड लिखा हुआ है, इसमें देखिए कितने डबल बॉन्ड है, 1 2 3, तो n का वैल्यू 3 हो गया, तो नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कितने हो जाएंगे, 2 के पावर 3, टोटल कितने होंगे, 8 होंगे। ठीक है, तो इस तरीके से फार्मूले का यूज रखना है। और इफ यहाँ पर क्या बोल रहा है कि इस तरीके से देखिए यहाँ पे 3 3 6 और 8, जब आपका क्या हो, सिमेट्रिकल कंपाउंड हो, तो ऐसे केस में आपको ये फार्मूला यूज करना है। यहाँ पर R1 नॉट इक्वल टू R2 होगा, देन नंबर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म निकालने का फार्मूला क्या हो जाएगा, 2 के पावर n-1 प्लस में 2 के पावर p-1। यहाँ पे p क्या होगा, n/2 कर देना है, जब n क्या हो, इवन हो। जब आपका n इवन होगा तो आपको p कैसे निकालना है, n/2 कर देना है, और जब आपका p और जब आपका n ऑड होगा तो n+1/2 कर देना है, तो p निकल जाएगा। जैसे यहाँ पर देखिए कितने डबल बॉन्ड है, 1 2 3, 3 डबल बॉन्ड है, तो यहाँ पर क्या है, 3 डबल बॉन्ड है, तो इस तरीके से नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म निकाल लेंगे। 2 के पावर कितना हो जाएगा, 2, n का वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा, n का वैल्यू 2 हो जाएगा। ठीक है, सो यहाँ p कैसे निकालेंगे, p कैसे निकालेंगे, n+1/2 होता है, तो कितना हो जाएगा, 3+1/2 कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो फार्मूले में यहाँ पे 2 - 1 रख देंगे, तो 2 के पावर 2 प्लस में 2 के पावर 1, क्योंकि यहाँ पर p-1 होता है तो 1 हो जाएगा, कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो इस तरीके से सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल में आप कैसे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कैलकुलेट कर सकते हैं, उसका फार्मूला आपको ध्यान रखना है। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म के बारे में कि कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म क्या होता है। तो यहाँ पे आपका फ्री रोटेशन होता है, सिग्मा बॉन्ड के अराउंड क्या होता है, फ्री रोटेशन होता है, और डिफरेंट डिफरेंट कन्फर्मर का फॉर्मेशन होता है। तो अराइजेस ड्यू टू द फ्री रोटेशन अराउंड द कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड, कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड के अराउंड रोटेशन होने की वजह से ये कन्फर्मेशन देखने को मिलता है, ये स्टीरियो आइसोमर देखने को मिलता है। देयर आर इनफाइनिट कन्फर्मर्स पॉसिबल, यहाँ पर इनफाइनिट नंबर ऑफ कन्फर्मर पॉसिबल हो सकते हैं। द एनर्जी फॉर रोटेशन, जिसको बोलते हैं रोटेशनल एनर्जी अराउंड द सिग्मा बॉन्ड इज अवेलेबल एट द रूम टेम्परेचर। ठीक है, तो रूम टेम्परेचर पर जो एनर्जी अवेलेबल रहता है उसी के हेल्प से क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड के अराउंड रोटेशन होता है। टोटल कन्फर्मर्स जो होते हैं मीथेन में वो 0 होते हैं, मीथेन में कोई कन्फर्मर नहीं होता। तो आल्सो नोन एज द रोटामर्स, इसको हम लोग रोटामर्स भी बोलते हैं। कन्फर्मर्स आर नॉट ट्रू आइसोमर, जो कन्फर्मर्स होते हैं वो ट्रू आइसोमर नहीं होते, इसका भी ध्यान रखना है। और क्योंकि ये क्या होते हैं, एक दूसरे में इजीली इनकन्वर्टेबल होते हैं, इसीलिए एक दूसरे में इनकन्वर्टेबल होते हैं, कन्वर्ट हो सकते हैं। ठीक है, अब जैसे यहीं पे बात करें, दो डिफरेंट एटम इन स्पेस रिजल्ट फ्रॉम फ्री रोटेशन अराउंड द सिंगल बॉन्ड कॉल्ड कन्फर्मर। तो यहाँ पे क्या होता है, सिंगल बॉन्ड के अराउंड फ्री रोटेशन होता है। यहाँ पर देखिए जो सिंगल बॉन्ड है वो इजीली क्या कर सकता है, रोटेट कर सकता है। तो इस तरीके से यहाँ पर इस हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में इसके सामने हाइड्रोजन है, बट इसको अगर आप क्या करो, रोटेट कर दो 60 पर, तो देखो अब इसके सामने कोई भी ग्रुप प्रेजेंट नहीं होगा। अभी यहाँ पर इसके सामने भी कोई ग्रुप प्रेजेंट नहीं होगा। ठीक है, तो रोटेशन की वजह से जो स्पेशियल अरेंजमेंट था वो डिफरेंट हो गया, जिसकी वजह से कन्फर्मर्स का फॉर्मेशन होता है। ठीक, तो ये कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान रखना है। तो ये वाला जो एग्जांपल है ये किसका है,
CH3CH2 का, इथेन का। ठीक, आगे बढ़ते हैं। कन्फर्मेशन ऑफ इथेन, इथेन के यहाँ कन्फर्मेशन लिखे गए हैं। ठीक है, ये 100 हॉर्स प्रोजेक्शन है। 100 हॉर्स प्रोजेक्शन में तो पहला यहाँ पर है अपना, यहाँ पर ध्यान से देखिए, तो ये है अपना इक्लिप्स और ये है अपना स्टैगर्ड फॉर्म। तो यहाँ पर 100 हॉर्स से इसको न्यूमैन प्रोजेक्शन में कन्वर्ट कर दिया गया है। ठीक, तो इस तरीके से जब हाइड्रोजन एक दूसरे के आमने सामने होते हैं और यहाँ पर देखेंगे जो डाईहेड्रल एंगल होगा वो कितना होगा, 0 होगा। डाईहेड्रल एंगल क्या होता है, इनके बीच का जो एंगल होता है ये कितना होता है, जो एंगल होता है इनके बीच का उसी को बोलते हैं डाईहेड्रल एंगल। तो यहाँ पर जो डाईहेड्रल एंगल होगा वो कितना होगा, 0 डिग्री देखने को मिलेगा। ठीक है, बट यहाँ पर कितना होगा, 60 डिग्री मिलेगा। आफ्टर 60 डिग्री रोटेशन कराओगे तो ये डाईहेड्रल एंगल इसमें यहाँ पर 60 डिग्री होगा। सो इस फॉर्म को बोलते हैं हम लोग स्टैगर्ड इक्लिप्स, इसको बोलते हैं इक्लिप्स फॉर्म, इसको बोलते हैं इक्लिप्स और इसको बोलते हैं स्टैगर्ड फॉर्म। ठीक है, तो ये बातें आपको ध्यान रखना है। ठीक, अब अगर आपसे कोई पूछे कि किसका एनर्जी ज्यादा होगा किसका एनर्जी कम होगा, तो देखो यहाँ पर जो हाइड्रोजन एटम्स हैं, यहाँ पर जो बॉन्ड बना है कार्बन के साथ, ये वाला इसके साथ, तो इनका जो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है इनके बीच में रिपल्सन देखने को मिलेगा। ड्यू टू द रिपल्सन यहाँ पर एनर्जी क्या होगा, इसका ज्यादा होगा। तो पहले वाले का जो एनर्जी होगा, अगर मैं इसको बोलूं पहला, इसको बोलूं दूसरा, तो यहाँ पर पहले वाले में जो एनर्जी होगा वो ज्यादा होगा दूसरे वाले से। और स्टेबिलिटी की बात करोगे, ये तो एनर्जी हो गया, स्टेबिलिटी की बात करोगे तो दूसरा वाला ज्यादा स्टेबल होगा पहले वाले से। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, स्टेबिलिटी। ठीक, तो इस तरीके से ध्यान रखना है। ठीक, क्योंकि यहाँ पर बॉन्ड पेयर का इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन देखने को मिलेगा। ठीक, सो यहां पर आता है टोरिजिनल स्ट्रेन क्या होता है, टोरिजिनल स्ट्रेन बोलते किसको है। तो क्या लिखा हुआ है, द स्ट्रेन अराइजेस ड्यू टू द रिपल्सन बिटवीन द बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। तो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन की वजह से क्या होता है, जो रिपल्सन होता है उसको हम लोग बोलते हैं टोरिजिनल स्ट्रेन। जैसे कि यहां पर देखो, अगर मैं न्यूमैन प्रोजेक्शन में देखूं तो यहां पर एक हाइड्रोजन होगा इधर और एक हाइड्रोजन इधर होगा, एक हाइड्रोजन इसके बगल में इस तरीके से होगा। डाईहेड्रल एंगल कितना होगा, यहाँ पर इनके बीच का जो डाईहेड्रल एंगल होगा वो कितना होगा, 0 होगा। ठीक है, डाईहेड्रल एंगल जो थीटा होगा कितना होगा, 0 डिग्री होगा। सो यहाँ पर आपको बॉन्ड पेयर के बीच में, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं बॉन्ड पेयर के बीच में रिपल्सन देखने को मिलेगा। कौन सा रिपल्सन होगा, मैक्सिमम रिपल्सन होगा। और ये रिपल्सन होगा किसके बीच में, रिपल्सन between the bond pair and bond pair of electron। तो बॉन्ड पेयर के जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स होंगे उनके बीच में इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से यहाँ पर रिपल्सन होगा, हाई मैक्सिमम रिपल्सन। रिपल्सन क्या होगा, मैक्सिमम होगा। ये कौन से फॉर्म की बात कर रहे हैं हम लोग, ये हम लोग बात कर रहे हैं अपना इक्लिप्स फॉर्म में। जैसे ये इक्लिप्स फॉर्म है इसकी बात करें, यहाँ पर देखिए, अगर वहीं पे हम लोग बात करते हैं किसके, स्टैगर्ड का, तो स्टैगर्ड में क्या होता है, कुछ इस तरीके से यहाँ पर होता है एक हाइड्रोजन और एक होता है 60 डिग्री पर यहाँ पर। ठीक है, एक हाइड्रोजन यहाँ पे होता है, या इस तरीके से दिखा सकते हैं। ठीक, सो यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पर होता क्या है, आपको ध्यान क्या रखना है कि इनका डिस्टेंस जो होता है काफी ज्यादा होता है। यहाँ पर क्या होता है कि एक हाइड्रोजन यहाँ पे है, तो इनके बीच का जो एंगल है, इनके बीच का डिस्टेंस काफी ज्यादा है। तो यहाँ पर जो बॉन्ड पेयर रिपल्सन होना चाहिए वो हो नहीं पाएगा, क्योंकि बॉन्ड्स का जो डिस्टेंस है काफी ज्यादा है। और यहाँ पर डाईहेड्रल एंगल कितना है, 60 डिग्री है। तो यहाँ पर मिनिमम रिपल्सन देखने को मिलेगा, मिनिमम रिपल्सन। ठीक है, तो इसको बोलते हैं टोरिजिनल स्ट्रेन। टोरिजिनल स्ट्रेन में क्या होता है, बॉन्ड पेयर के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनके बीच में रिपल्सन देखने को मिलता है जब वो मिनिमम डिस्टेंस पे होते हैं, जब वो पास में होते हैं। जब दूर पे होते हैं तो मिनिमम रिपल्सन देखने को मिलता है, यहाँ पर मैक्सिमम रिपल्सन देखने को होता है जब पास में होते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है अपना वांडर वाल स्ट्रेन। वांडर वाल स्ट्रेन क्या होता है, द स्ट्रेन अराइजेस ड्यू टू रिपल्सन ऑफ द फ्रंट एंड बैक एटम ड्यू टू द स्टेरिक फैक्टर, बल्कीनेस की वजह से। अगर बल्की ग्रुप्स रहते हैं तो बल्की ग्रुप्स अगर एक दूसरे के पास में आएंगे तो उनके बीच में स्टेरिक रिपल्सन होगा।
स्टेरिक रिपल्सन होगा, बल्कि ग्रुप्स होंगे तो वहां पर क्या होगा, एनर्जी बढ़ेगा रिपल्सन बढ़ने की वजह से। तो जैसे कि यहाँ पे अगर मैं बात करूं, जैसे ये हो गया अपना, यहाँ पे मैंने लगा दिया मिथाइल ग्रुप CH3 और एक और ग्रुप लगा दिया मैंने, इनका डाइहेड्रल एंगल कितना है, 0 है, ठीक है, एक दूसरे के आमने सामने है। सो यहाँ पर क्या होगा, जो मिथाइल ग्रुप हैं, दोनों बल्कि ग्रुप हैं, तो इनके बीच में क्या होगा, आपको देखने को मिलेगा वांडर वाल स्ट्रेन देखने को मिलेगा। कौन सा स्ट्रेन, वांडर वाल स्ट्रेन देखने को मिलेगा। तो जिसके वजह से यहाँ पे रिपल्सन क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। यहाँ पे जो रिपल्सन होगा वो मैक्सिमम देखने को मिलेगा, ठीक है। वहीं पे दूसरा अगर हम लोग बात करें अपना इसका, ये तो अपना कौन सा फॉर्म है, ये है इक्लिप्स और ये स्टैगर्ड में बात करें तो जब यहां पर एक दूसरे के डिस्टेंस पर होंगे, तो जैसे कि यहां पर हो गया अपना CH3 और यहां पर हो गया CH3। अब दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है काफी ज्यादा है, यहां पर दोनों के बीच जो डिस्टेंस है काफी ज्यादा है, तो मिनिमम रिपल्सन देखने को मिलेगा, मिनिमम रिपल्सन देखने को मिलेगा, ठीक है। तो जो अल्काइल ग्रुप, जो बल्कि ग्रुप के बीच रिपल्सन होता है, उसके वजह जो स्ट्रेन देखने को मिलता है उसको हम लोग बोलते हैं वांडर वाल स्ट्रेन, ठीक है। ठीक, क्वेश्चन क्या है, विथ रिस्पेक्ट टू द कन्फर्मर्स ऑफ द इथेन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू। पूछ रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू होगा इथेन के कन्फर्मर्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। एक बार चेक कीजिए, ठीक। तो पहला बोल रहा है कि बॉन्ड एंगल चेंज बट बॉन्ड लेंथ रिमेन सेम। बोला है कि बॉन्ड एंगल चेंज होता है उनके कन्फर्मर्स में, जैसे जैसे उसके डिफरेंट डिफरेंट कन्फर्मर्स बनाते हैं, ठीक है। और वहां पर बॉन्ड लेंथ क्या होता है, बोल रहा है वो भी बॉन्ड लेंथ बोल रहा है कि चेंज होता है, जबकि बॉन्ड लेंथ सेम रहता है। बॉन्ड लेंथ तो सेम रहता है, लेकिन बॉन्ड एंगल जो होता है वो भी क्या रहता है, सेम रहता है। बॉन्ड एंगल की बात करें तो यहाँ पे जैसे कि ये अपना इथेन हो गया, एक हाइड्रोजन यहाँ पे होगा, एक हाइड्रोजन यहाँ पे होगा, एक हाइड्रोजन यहाँ पे होगा, उसी तरीके से एक हाइड्रोजन यहाँ पे होगा, एक हाइड्रोजन यहाँ पे होगा, एक हाइड्रोजन यहाँ पे होगा, ये इथेन हो गया। देखिए जो आपका डाइहेड्रल एंगल होता है वो दूसरा एंगल है। जो बॉन्ड एंगल होता है वो बॉन्ड्स के पेयर्स के बीच का जो एंगल होता है इसको बोलते हैं हम लोग बॉन्ड एंगल, ये ठीक है। और जो हम लोग डाइहेड्रल एंगल देखते हैं वो देखते हैं कि एक जैसे ये बॉन्ड हो गया, एक बॉन्ड हो गया, इनके बीच में रोटेशन जो हो रहा है उसके बीच का कितना एंगल है, जैसे एक ये रोटेट कर रहा है, एक इधर रोटेट कर रहा है, तो इनके बीच का जो एंगल है उसको हम लोग बोलते हैं डाइहेड्रल, एक इसके बीच के और एक इसके बीच का, जो कि लेकिन जो बॉन्ड एंगल होता है वो दो बॉन्ड के बीच का, जो दो कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं उनके बीच का जो एंगल होता है उसको हम लोग बोलते हैं बॉन्ड एंगल। तो ये चेंज नहीं होता, ये स्टेटमेंट क्या है, गलत है। दूसरा बोल रहा है कि बॉन्ड एंगल एंड बॉन्ड लेंथ दोनों चेंज करते हैं, ये बात भी बिल्कुल गलत है, ये भी चेंज नहीं होता। बोल रहा है कि बॉन्ड एंगल एंड बॉन्ड लेंथ रिमेन सेम, बिल्कुल सही बात है। बॉन्ड एंगल और जो बॉन्ड लेंथ होते हैं वो दोनों सेम होते हैं कन्फर्मर्स के, उनके जो डाइहेड्रल एंगल होता है वो चेंज होता है, ठीक है। तो इस तरीके से ध्यान रखना है, तीसरा वाला जो ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बोल रहा है कि बॉन्ड एंगल रिमेन सेम बट बॉन्ड लेंथ चेंज होता है, बिल्कुल नहीं, यहाँ पर ये ऑप्शन भी क्या होगा, करेक्ट होगा, इनकरेक्ट होगा, क्योंकि ये लेंथ जो होते हैं ये चेंज नहीं होते डिफरेंट डिफरेंट कन्फर्मर्स में, ये क्या रहते हैं, सेम रहते हैं, कांस्टेंट रहते हैं हर एक कन्फर्मर्स के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से सी वाला जो ऑप्शन होगा वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि व्हाट इज द डाइहेड्रल एंगल इन स्टैगर्ड फॉर्म ऑफ द इथेन। बोल रहा है जो स्टैगर्ड फॉर्म होता है इथेन का, उसमें डाइहेड्रल एंगल कितना होता है। तो अभी हम लोग बात किए थे कि स्टैगर्ड फॉर्म में जो अपना स्टैगर्ड फॉर्म होता है, यहाँ पर ये जो स्टैगर्ड फॉर्म होता है, कहाँ चला गया, जो अपना इक्लिप्स होता है इसमें डाइहेड्रल एंगल कितना होता है, थीटा होता है 0 डिग्री, जबकि इसमें जो डाइहेड्रल एंगल होता है ये कितना होता है, 60 डिग्री होता है डाइहेड्रल एंगल, ठीक है। तो ये बात क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो क्वेश्चन बोल रहा है कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। डाइहेड्रल एंगल जो होगा स्टैगर्ड फॉर्म में वो क्या हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। जैसे ये हो गया अपना,
तो यहाँ पर ये जो डाइहेड्रल एंगल है कितना होगा, 60 डिग्री होगा। ठीक है, किसके लिए, स्टैगर्ड के लिए। ओके, अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर अब ब्यूटेन की बात करेंगे। आपके सिलेबस में दो ही है, एक है इथेन का और एक है ब्यूटेन का। इन्हीं दोनों के कन्फर्मर्स की प्रॉपर्टी को ध्यान रखना है। ठीक, तो अगर हम ब्यूटेन की बात करें तो ब्यूटेन के ये डिफरेंट डिफरेंट कन्फर्मर्स बनाए गए हैं। ठीक है, तो जो पहला कन्फर्मर्स है इसको बोलते हैं हम लोग फुल्ली इक्लिप्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फुल्ली इक्लिप्स बोलते हैं। फुल्ली इक्लिप्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो बल्कि ग्रुप है एक दूसरे के आमने सामने है। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, अगर 160 डिग्री से रोटेट करें, इसको 60 डिग्री से इधर रोटेट करें तो ये अपना नेक्स्ट फॉर्म बन के आता है। इसको बोलते हैं हम लोग गाउच फॉर्म। इसको क्या बोलते हैं, गाउच फॉर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गाउच फॉर्म बोलते हैं। ठीक, और फिर से अगर हम लोग क्या करते हैं, इसको फिर से 60 डिग्री से रोटेट करें तो फिर से ये हाइड्रोजन के सामने आ जाएगा। ये जो आपका मिथाइल था इसको 60 रोटेट करोगे तो अब ये हाइड्रोजन के सामने आ जाएगा। ठीक, और इस फॉर्म का नाम होता है पार्शियली इक्लिप्स्ड। ठीक है, ये होता है फुल्ली इक्लिप्स जब सेम एक दूसरे के आमने सामने होते हैं, बल्कि ग्रुप के सामने, हाइड्रोजन हाइड्रोजन सामने, मिथाइल मिथाइल के सामने। ठीक है, जब मिथाइल मिथाइल के सामने हो, हाइड्रोजन हाइड्रोजन सामने, हाइड्रोजन सामने, इसको फुल्ली इक्लिप्स है। और जब इस तरीके का दिखे कि मिथाइल के सामने हाइड्रोजन हो तो इसको बोलते हैं पार्शियली इक्लिप्स्ड। क्या बोलते हैं, पार्शियली इक्लिप्स्ड। इसको बोलते हैं पार्शियली इक्लिप्स्ड फॉर्म। ठीक है, इसको ध्यान रखना है। और उसके बाद फिर से अगर आप इसको 60 पे रोटेट करोगे तो ये जो बल्कि ग्रुप्स हैं मिथाइल मिथाइल दोनों एक दूसरे क्या हो जाएंगे, मैक्सिमम डिस्टेंस पे हो जाएंगे, एक दूसरे के अपोजिट में प्रेजेंट रहेंगे। तो इस फॉर्म को बोलते हैं हम लोग एंटी फॉर्म। क्या बोल देते हैं हम लोग, इसको एंटी फॉर्म बोल देते हैं। ठीक है, तो ये चीजें आपको ध्यान रखना है। तो अगर कोई आपसे पूछे कि स्टेबिलिटी की बात करें कि भैया स्टेबिलिटी किसमें ज्यादा होगा किसमें कम होगा, तो ध्यान रखना है कि बल्कि ग्रुप जितने ज्यादा दूरी पे होंगे उतना ज्यादा कम रिपल्सन होगा, और ग्रुप में जितना कम रिपल्सन होगा उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी रहेगी। तो सबसे ज्यादा जो स्टेबल फॉर्म होता है वो एंटी वाला होता है, तो चौथा वाला बोले तो हाँ फोर्थ वाला सबसे ज्यादा होगा। ठीक, अब उसके बाद देखिए किसमें मिनिमम रिपल्सन है, तो गाउच वाले फॉर्म में देखेंगे तो ये दोनों जो ग्रुप्स हैं काफी दूर पे है। ठीक है, तो इसके बाद अपना जो गाउच वाला होगा इसका स्टेबिलिटी ज्यादा होगा क्योंकि यहाँ पे जो बल्कि ग्रुप है वो दूरी पे है, तो उसके बाद दूसरा हो जाएगा। फिर उसके बाद कोई पूछे फिर कौन सा हो जाएगा, तो उसके बाद अपना आता है पार्शियली इक्लिप्स, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन और मिथाइल ग्रुप के बीच रिपल्सन है, जो कि एक हाइड्रोजन छोटा साइज का है, मिथाइल बड़ा साइज का है, तो रिपल्सन कम देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से फिर तीसरा हो जाएगा। अब कोई पूछे सबसे ज्यादा रिपल्सन किसमें ज्यादा होगा, सबसे ज्यादा कम स्टेबल, तो होता है अपना फुल्ली इक्लिप्स्ड। यहाँ पे बल्कि ग्रुप के सामने बल्कि ग्रुप है तो यहाँ पर वांडर वाल स्ट्रेन देखने को मिलेगा, वांडर वाल रिपल्सन देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से जो पहला वाला हो जाएगा अपना, इसमें सबसे कम स्टेबिलिटी होगी, एनर्जी सबसे ज्यादा होगी। तो ये आपका स्टेबिलिटी का ऑर्डर हो जाएगा। और ये ऑर्डर आपको ध्यान रखना है क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं इससे, तो ये ऑर्डर आपको ध्यान रखना है कि कौन कम स्टेबल होता है कौन ज्यादा स्टेबल होता है। तो इस टाइप का जो फॉर्म होता है उसको फुल इक्लिप्स, गाउच फॉर्म, पार्शियल इक्लिप्स फॉर्म, और उसको बोलते हैं एंटी फॉर्म, जब एक दूसरे क्या हो, अपोजिट साइड पे हो। ठीक है, तो ये बातें आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखिए। क्या बोल रहा है कि मोस्ट स्टेबल कंफर्मेशन ऑफ ब्यूटेन, बोला है ब्यूटेन का सबसे मोस्ट स्टेबल कंफर्मेशन कौन सा हो जाएगा। ठीक है, तो अभी हम लोग बात किए थे इसके बारे में कि जो अपना एंटी वाला होता है वो सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। जो एंटी वाला होता है इस तरीके से, यहां पर क्या होता है अपना मिथाइल होता है और एक मिथाइल नीचे होता है। ठीक, बाकी हाइड्रोजन होते हैं। तो इस वाले केस में बल्कि ग्रुप सबसे मैक्सिमम डिस्टेंस पे होते हैं, रिपल्सन सबसे कम होगा, तो ये फॉर्म जो होता है वो सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला यहां पर क्या बोल रहा है, गाउच इफेक्ट क्या होता है। गाउच इफेक्ट, देखिए गाउच इफेक्ट क्या होता है कि जब गाउच फॉर्म बनता है तो उनके जो एडजेसेंट ग्रुप्स होते हैं, जिसमें आप लोग देखे होंगे कि वहां पर इंट्रैक्शन देखने को मिलता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। तो जब हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है तो उसको हम लोग बोलते हैं स्टेबिलिटी बढ़ती है, हाइड्रोजन बॉन्ड बनने की वजह से स्टेबिलिटी बढ़ती है, और उसको बोलते हैं किसके वजह से हुआ, तो गाउच इफेक्ट बोलते हैं। ठीक है, तो अगर फ्लोरीन रहेगा तो वो हाइड्रोजन के साथ क्या करेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड दिखाएगा। ऑक्सीजन क्या कर सकता है, हाइड्रोजन के साथ
हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, और नाइट्रोजन रहेगा तो हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, जैसे इसका एग्जांपल देखें, जैसे कि अपना हो गया CH2 यहाँ पे लगा दिया मैंने फ्लोरीन, और यहाँ पे लगा दिया मैंने OH ग्रुप। ठीक, और इसका मैं क्या बनाऊं, अब मैं इसका बनाता हूं यहाँ पर इसका कन्फर्मर बनाता हूं। तो इस तरीके से अगर मैं इसका कन्फर्मर बनाऊं तो यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पर होगा फ्लोरीन, यहाँ पे हाइड्रोजन और यहाँ पे हाइड्रोजन, क्योंकि एक कार्बन पर 2 हाइड्रोजन 1 फ्लोरीन। मैं इसका गाउच फॉर्म बना रहा हूं जहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होगा। एक हाइड्रोजन यहाँ पे, एक हाइड्रोजन यहाँ पे दिखा दूंगा मैं। ठीक है, और वहीं पर ऑक्सीजन के साथ जुड़ा होगा एक हाइड्रोजन जो कि दिखाएगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ जुड़ा जो हाइड्रोजन है ये क्या करेगा, फ्लोरीन के साथ यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा और एक चिलेट का फॉर्मेशन करेगा। जहां पे भी चिलेट का फॉर्मेशन होता है वो एक स्टेबल फॉर्म होता है। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, चिलेट का फॉर्मेशन होगा। किसका, चिलेट फॉर्मेशन होगा, जिसकी वजह से स्टेबिलिटी बढ़ेगा। और ये अपना इसी को इफेक्ट को बोलते हैं हम लोग गाउच इफेक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गाउच इफेक्ट। ठीक, तो गाउच कन्फर्मेशन इज द मोर स्टेबल देन एंटी व्हेन हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट। तो अगर हाइड्रोजन बॉन्ड कहीं पे प्रेजेंट हो रहा है तो ध्यान रखिएगा वहां पे एंटी से ज्यादा कौन स्टेबल हो जाएगा, ज्यादा स्टेबल गाउच वाला। क्यों, क्योंकि उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड हो रहा है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, कहीं पर अगर इस तरीके का दिख जाए तो वहां पर आपका गाउच वाला जो होता है फॉर्म वो ज्यादा स्टेबल होता है। ठीक, यहां पर क्या है अपना, ये हाइड्रोजन बॉन्ड है, ये क्या है अपना हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे अब बात करते हैं कन्फर्मेशन आइसोमेरिज्म इन द साइक्लोहेक्सेन। तो देखिए जो साइक्लोहेक्सेन होते हैं उसके भी डिफरेंट कन्फर्मेशन होते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि जो आपके साइक्लोहेक्सेन होते हैं उसके 4 ये मेजर अपने कन्फर्मर्स हैं। पहला है जिसको हम लोग बोलते हैं चेयर कन्फर्मेशन, दूसरा है जिसको बोलते हैं हाफ चेयर कन्फर्मेशन। ठीक है, और तीसरा है इसको बोलते हैं ट्विस्ट कन्फर्मेशन, ट्विस्ट बोट। ठीक है, ट्विस्ट बोट भी बोलते हैं, ट्विस्टेड बोट। और लास्ट वाला है बोट कन्फर्मेशन। ठीक है, तो ये 4 कन्फर्मेशन पॉसिबल होते हैं किसके, साइक्लोहेक्सेन के। अब बताना होता है कि इसमें ज्यादा स्टेबल कौन होता है। ठीक, तो देखिए ध्यान क्या रखना है कि जो इसका जो चेयर फॉर्म होता है ये सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, चेयर फॉर्म सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। उसके बाद ट्विस्टेड बोट, जो होता है जो ट्विस्टेड बोट होता है वो सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। और फिर उसके बाद यहाँ पर हम लोग इसको ABCD करके लिख देते हैं। सबसे ज्यादा कौन सा होता है, चेयर होता है। उसके बाद ट्विस्टेड बोट होता है स्टेबिलिटी के ऑर्डर में। फिर उसके बाद होता है आपका बोट होता है, बोले तो D हो जाएगा। और सबसे कम जो स्टेबल हो जाता है वो B हो जाएगा, हाफ चेयर कन्फर्मेशन। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका स्टेबिलिटी का ऑर्डर। ठीक है, तो इस तरीके से इन चीजों को ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये आपका होता है यहां पर ए वाला हो गया, फिर उसके बाद C। ठीक है, और यहां से, ठीक, इसको ध्यान रखना है। सो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सो मोस्ट स्टेबल फॉर्म ऑफ द साइक्लोहेक्सेन कौन सा हो जाएगा, यहां पर चेक कीजिए, मोस्ट स्टेबल फॉर्म ऑफ साइक्लोहेक्सेन। तो अभी यहां पर मोस्ट स्टेबल फॉर्म कौन सा होता है, कौन सा हो जाएगा, यहां पर ध्यान क्या रखना है, चेयर वाला। ठीक, चेयर वाला क्या होता है, सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। अभी बात की ए वाला, चेयर वाला क्या हो जाएगा। उसके बाद C वाला कौन सा है, ट्विस्टेड बोट हो जाएगा। ठीक, और B वाला कौन सा हो जाएगा, B बोले तो अपना बोट, मतलब D नंबर। और B कौन सा है अपना, हाफ चेयर। तो ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में कभी क्वेश्चन पूछ सकता है तो पता होना चाहिए। ठीक, सो पूछ रहा था कि मोस्ट स्टेबल ऑफ द साइक्लोहेक्सेन फॉर्म कौन सा होता है, तो चेयर वाला सबसे स्टेबल होता है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर खत्म होता है। थैंक यू सो मच। आई होप आप लोग को सारा कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। तो ये एक रिवाइज करा रहे हैं, आप लोग इसको रिवाइज करो, क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो और आप लोग बार बार पढ़ते रहो। ठीक है, पढ़ाई को कंटिन्यू रखो, एग्जाम भी पास में आ रहे हैं। ठीक है, चलिए फिर अगले क्लास में मिलेंगे और फिर अगले चैप्टर की जानकारी लेंगे। तब तक के लिए सबको बाय बाय, टाटा।